उस वक्त इम्यूनोथेरेपी वर्ड कॉइन बहुत नहीं हुआ नहीं था। था। ओके। अक्सर लोग समझते थे कि हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, लेकिन ये मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है। इसको फोर्थ मोडालिटी कहा गया। ये फोर्थ पिलर है कैंसर ट्रीटमेंट का। इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म होता जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अब आ रहे हैं। तो कभी कभी कैंसर जो है वो गायब भी हो सकता है, डिसअपीयर भी। वंस द इम्यून सिस्टम टेक्स एक्शन, आई मीन इट्स पॉसिबल दैट द कैंसर विल गो अवे। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं उसके लिए तो वो वापस रिएक्टिवेट हो जाता है। और कंडीशन फेवरेबल का मतलब यही हो गया कि आपका इम्यून सिस्टम जिस समय वीक है। कैंसर बॉडी के अंदर होता है क्या क्या, एक अल्सर की तरह वो फॉर्म हो जाता है, सेल्स कलेक्ट होकर क्या होता है? हम दुश्मन को कैसे टारगेट करते हैं? जब हम उसकी वीकनेस समझ जाते हैं। अगर कोई सेल डिफेक्टिव हो गया है, यानी कि अगर कोई सेल में डिफेक्ट आ गया है तो उसको सुसाइड करना ही करना है। उसको हम टेक्निकली एपोप्टोसिस कहते हैं, जो बच्चों में होते हैं। एडल्ट खुद की कैंसर की बात कर रहे हैं, ये जनरली 1 to 40 ईयर्स तक लास्ट करती है। तो रफली 2 to 4 डेकेड्स में कैंसर डेवलप होता है और आपको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। That's how metastasis happens, and this is the biggest cause of cancer, killing. The killing happens because of this. तो एक यंग 24 साल का लड़का, उसको लंग कैंसर था, मुझे याद है। मल्टीपल जगहों पे वो कैंसर फैल गया और वो आके पूछता था, इंजीनियरिंग कर रहा था वो, कि बड़े अच्छे IIT से कर रहा था। कहने लगा कि वो मैं बचूंगा कि नहीं। हमें जाके पूछता था, मैडम मैं बचूंगा कि नहीं। हमारे मुल्क में क्या होता है, शुरुआती स्टेज में भी अगर पकड़ा जाता है तो मरीज जड़ी बूटियां लेने लगते हैं, लोकल इलाज करने लगते हैं, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं। ये खाली कैंसर पेशेंट अफेक्टेड नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली अफेक्टेड हो जाती है इन मल्टीपल वेज। बर्डन क्रिएट करती है, पेशेंट को गरीब कर देती है, क्योंकि हमें मालूम है कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव है। करेक्ट। तो हमने 2005 में डेनवैक्स स्टार्ट की। और डेनवैक्स जो है वो बेसिकली 2 वर्ड से बना है। ये वर्ड भी मैंने ही कॉइन किया था, विच मीन्स डेन फ्रॉम द डेंड्रिटिक सेल्स, क्योंकि डेंड्रिटिक सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है। और वैक्सीन बिकॉज उस वक्त लूज टर्म एक हुआ करता था, वैक्सीन कहा जाता था इन्हें, कैंसर वैक्सीन। ऐसी कोई ट्रीटमेंट जो कि, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रिवेंट करते हैं बीमारी को, कि वो बीमारी जैसे DPT लगता है, टेटनस का वैक्सीन लगता है, पोलियो है, तो ये बीमारी को आने से रोकते हैं ना। करेक्ट। तो इनको डेनवैक्स इसलिए मैंने नाम कॉइन किया था। उस वक्त इम्यूनोथेरेपी वर्ड कॉइन बहुत नहीं हुआ था। ओके। अक्सर लोग समझते थे कि हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, लेकिन ये मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है। इसको फोर्थ मोडालिटी कहा गया। ये फोर्थ पिलर है कैंसर ट्रीटमेंट का। और इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म होता जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अब आ रहे हैं। और ये सब ट्रीटमेंट्स जो है बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करते ऑन बूस्टिंग द इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट कैंसर। एक तो इनमें ये एडवांटेज होता है कि इम्यूनिटी को रिवाइव करने में हेल्प करते हैं ये। तो कभी कभी कैंसर जो है वो गायब भी हो सकता है, डिसअपीयर भी। वंस द इम्यून सिस्टम टेक्स एक्शन, आई मीन इट्स पॉसिबल दैट द कैंसर विल गो अवे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। थ्रू आउट हिस्ट्री मेडिकल की जो फील्ड है उसमें स्पॉन्टेनियस रेमिशन देखा गया है कैंसर्स में, यानी कि कैंसर डिसअपीयरिंग ऑन इट्स ओन। कभी कभी आपने सुना होगा कि कैंसर गायब ही हो गया। कभी लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि गलत डायग्नोसिस हुई थी, कि कैंसर था ही नहीं। नहीं, डायग्नोसिस होती है, लेकिन कैंसर कभी कभी गायब ही हो जाता है, पूरी बॉडी से क्लियर हो गया। और ज़्यादातर लोग समझते थे उस वक्त कि ये मोस्ट लाइकली या तो कोई मैजिक है या कोई मिरेकल है, कोई गैब से किसी की मदद हो गई, क्या हो गया। ये देखा गया है कि ये बेसिकली एक अवेकेंड इम्यून सिस्टम का काम है, जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम वापस रिवाइव हो गया या एक्शन में आ गया, और इस तरह से उसने कैंसर को ख़त्म कर दिया। इम्यूनोथेरेपी इसी पर बेस्ड है। इम्यूनोथेरेपी में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये डेवलप हो रही थी, देखिए जो भी हमारे यहाँ जो कैंसर में रिसर्चेस हैं वो ओवर द लास्ट 20 to 30 ईयर्स में ही हैं। बिफोर दैट बहुत लूज कॉन्सेप्ट्स थे। कोई कहता था सेल को रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम को सेल रिकग्निशन का फेलियर है, बहुत सारे वेरियस वो थे कॉन्सेप्ट्स, और जो वर्क नहीं कर रहे थे। जबकि इम्यूनोथेरेपी डेट्स बैक टू 100 ईयर्स, 100 साल पहले डिस्कवर हो गई थी ये फील्ड, लेकिन ये एक्शन में नहीं आ पाई क्योंकि इसको एक तरह से पीछे लोग कहते थे इम्यून सिस्टम से कैसे ठीक हो जाएगी बीमारी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको दबा दिया
ऑन्कोलॉजिस्ट भी इसके ऊपर मजाक उड़ाते थे कि इम्यून सिस्टम कैसे काम कर लेगा। तो for a lot of period of time, for a good number of decades, we have been treating cancer by surgery, radiation and chemotherapy. और आप अगर नोटिस करें तो सर्जरी क्या है? कट, बर्न और पॉइजन टेक्निक्स। पॉइजन इज कीमो, बर्न इज रेडिएशन एंड कटिंग। एक तरह से आप ट्यूमर को इस तरह से निकाल रहे हैं हमारी बॉडी से, जो कि हमारा ही पार्ट से डेवलप हुआ है। इट्स आवर सेल्स बेसिकली। जड़ से कैसे ख़त्म होगी बीमारी, इस पर क्यों नहीं कभी किसी ने सोचा? तो जड़ से ख़त्म होगी जब आप इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। मैम, तो आप ये कह रहे हैं कि विदाउट इवन कीमोथेरेपी और दीज 3 थिंग्स हम सिर्फ उसको इम्यूनोथेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। तीनों चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी बट दे आर नॉट इनफ। देखिए, पजल की तरह है, जैसे वो जिक्सॉ पजल होता है ना जी। तो आपके पास 3 चीज़ें तो हैं, लेकिन जब तक आप इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेंगे, पोटेंशिएट नहीं करेंगे, उसको वो पावर नहीं देंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करे कैंसर की किलिंग में, कैंसर जाएगा नहीं। तो कट, बर्न, पॉइजन टेक्निक ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूमर जो है उसने एक फिजिकल फॉर्म ले रखी है और वो जो है आपके एरियाज़ को कंप्रेस कर रहा है। कहीं वो कंप्रेशन कर रहा है, प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। तो आपको ट्यूमर तो रिमूव करना ही पड़ रहा है, चाहे वो आप अब वो ट्यूमर के रिमूवल के मेथड्स हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो। लेकिन ट्यूमर के रिमूवल के बाद आपने वो जो एक क्या होता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कन्वेंशनल जो डॉक्टर्स हैं कन्वेंशनली ये कहते हैं कि घर जाके आराम करो, कैंसर जब दोबारा आए तब आना एंड कीप वॉचिंग। अब भाई कोई आदमी कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा इस चीज़ से कि अच्छा क्या होता है, कभी कभी कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो टिपिकली प्रेजेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि कैंसर जो था स्टमक का था और जो आपको फीचर आने लगा वो हो सकता है खांसी होने लगी या खाली कोई सिम्टम होने लगा जो कि उससे उसकी तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बीमारी फैलती है और जब दोबारा आती है, कभी कभी जब रिलैप्स होता है, तो मैनी टाइम्स ये देखा गया है कि सेल्स जो है वो दे कम बैक विद अ वेंजेंस। कैंसर कम्स बैक विद अ वेंजेंस का मतलब ये कि इट कम्स बैक इन अ मोर एग्रेसिव फॉर्म एंड देन यू नीड मोर ट्रीटमेंट्स। और फिर उसके बाद तो क्या होता है कि आप जब वो पीरियड रेमिशन का आए जहाँ पर आप ये कह सके मरीज से कि तुम्हारी डिजीज़ लोड मिनिमल है, कोई साइन और सिम्टम है नहीं, बीमारी किसी भी टेस्ट से आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, CT, MRI, PET स्कैन में कोई दिख नहीं रहा बीमारी, उस वक्त मरीज़ को जाने मत दीजिए कि खाली वो जाके घर में रेस्ट कर ले, क्योंकि कैंसर मोर ऑफन देन नॉट इट टेंड्स टू कम बैक। होता क्या है कि कोई ना कोई सेल रेमिनेंट रह जाता है जो कि लेटेंसी में चला जाता है। राइट। लेटेंसी का मतलब जैसे हाइबरनेशन होता है तो स्लीप में चला गया, मोड में चलेगा जी, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं उसके लिए तो वो वापस रिएक्टिवेट हो जाता है। और कंडीशन फेवरेबल का मतलब यही होगा कि आपका इम्यून सिस्टम जिस समय वीक है। एग्जैक्टली, वीक इम्यून सिस्टम वीक है, बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है, लाइफस्टाइल पुअर है, कोई भी बहाना लेके वो वापस आ जाएगा, एक्टिवेट होने लगेगा। और जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर वो डिफरेंट वो मेथड्स डिज़ाइन करता है कि किस तरह से मैं मोर एग्रेसिव फॉर्म में आऊँ, बिकॉज उसको तो सर्वाइव करना है, उसको तो थ्राइव करना है। मैम, कैंसर के बारे में समझते हैं, मतलब जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, एक लेमन लैंग्वेज में कैंसर बॉडी के अंदर होता है क्या? क्या एक अल्सर की तरह वो फॉर्म हो जाता है, सेल्स कलेक्ट होकर, क्या होता है अंदर बॉडी के? देखिए, इसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि कैंसर इज़ अ वुंड दैट डज नॉट हील। एक हैरोल्ड डुवार्क है जो कि एक रिसर्चर है, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा बहुत साल पहले, कैंसर इज़ अ वुंड दैट डज नॉट हील। जहाँ भी कहीं चोट लग जाए, कभी कभी कैंसर चोट लगने से भी हो सकता है, और ऐसी चोट जो हील नहीं कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि वो वीक एरिया था और वहाँ चोट लग गई इसलिए, और फिर वो हीलिंग की तरफ पुअर, उसमें हीलिंग ही नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैंसर डेवलप कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। कैंसर डेवलप कैसे होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम समझेंगे कि हमारा एनिमी कैसा है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और जब हम हमारा, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है तो एनिमी तो है वो, तो हमें उसकी इन ऑल फॉर्म्स हमें उसको समझना चाहिए कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं,
एंड प्लस उसकी क्या वीकनेस है। हम दुश्मन को कैसे टारगेट करते हैं, जब हम उसकी वीकनेस समझ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर डेवलप कैसे होता है। कैंसर बेसिकली एक सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें सबसे पहले म्यूटेशंस होती हैं। तो ट्रिगर्स कोई भी हो सकते हैं। ट्रिगर हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, जिसमें कि टोबैको है, तो सिगरेट पीना, अल्कोहल हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, कुछ सर्टन वायरस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी हमारी सेल्स, क्योंकि कॉन्स्टेंटली टर्नओवर चल रहा है, एक सेल का रिन्यूअल प्रोसेस चल रहा है हमारी बॉडी में, यू नो, ओल्ड सेल्स फिनिश ऑफ होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। इस टर्नओवर में कभी कभी कोई एरर हो जाता है। जैसे कि एक फोटोकॉपी मशीन है, जल्दी जल्दी टर्नओवर करेगी तो एरर कोई ना कोई पेज में निकलेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी सेल टर्नओवर के दौरान कोई डिफेक्टिव सेल बन जाए मान लीजिए, या फिर कभी कभी इनहेरिटेड म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि हमने अपने फादर या मदर से कोई म्यूटेशन इनहेरिट कर ली। 3 मोटी मोटी वजह है। या तो कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट होगा, जिसको मैंने बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल या यूवी रेडिएशन, या फिर इनहेरिटेंस, जी हेरिडिटरी, या फिर स्पॉन्टेनियस, कोई शेयर रैंडमनेस जिसको हम कहते हैं सेल टर्नओवर के दौरान। इसकी वजह से एक सेल में इनिशिएशन हो जाता है, यानी कि इट टर्न्स टुवर्ड गेटिंग इट्स फर्स्ट म्यूटेशन। तो एक सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगा। लेकिन क्या ये ट्रांसफॉर्म सेल कैंसर बन गया? नो, ये कैंसर नहीं बना। अभी इसको, ये सिर्फ एक तरह से इनिशिएट हुआ है प्रोसेस, जंप स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी इसको कैंसर बनने में टाइम है। ये इनिशिएटेड सेल जो है हमारी बॉडी में रहता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे अटेम्प्ट्स करता है नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए। तो इनिशिएशन फर्स्ट स्टेज हो गई। नेक्स्ट स्टेज है प्रमोशन। प्रमोशन में हमारी बॉडी में कुछ प्रोमोटर्स होते हैं। प्रोमोट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, जी, राइट। तो आप किसी चीज़ को बढ़ावा कैसे देते हैं? वो तो ये जो एक्टिवेटेड सेल है ये अब अक्वायर करेगा म्यूटेशंस और फर्दर म्यूटेशंस अक्वायर करेगा इन ऑर्डर टू टर्न कंप्लीटली रोग। जैसे एक बाकी आदमी या एक सोसाइटी में होता है तो वो क्या करता है, अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, अपनी एक उसके अंदर एक ऑटोनॉमी होती है और वो सारे नॉर्म्स को सोसाइटी के फॉलो नहीं करता। जी, वो क्या करते हैं, एक टेररिस्ट की तरह, वो किसी को कंसिडर नहीं करता है और सिर्फ उसका एक मकसद होता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन, और अपने आप को वो बहुत प्रोटेक्टेड रखता है और अपने आप को वो फीड भी करता है। यही कैंसर सेल करता है। तो क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस में वो जो है और एंड मोर म्यूटेशंस एक्वायर करता है। और देखिए हमारी बॉडी में सेल सोसाइटी है, और सेल सोसाइटी जो है उसी सोसाइटी की तरह जैसे एक हमारी सोसाइटी होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस पोज करती है हमारी सोसाइटी। वी कैन नॉट बिहेव ऑन आवर ओन जस्ट द वे वी लाइक, सो वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सेलुलर सोसाइटी कुछ नॉर्म्स पोज करती है, जिसमें के 2 रूल्स हैं। 2 रूल्स ये हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अलाउड। अपने आप से कोई सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अलाउड, अ सेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। और स्टेइंग अलाइव इज़ नॉट अलाउड। अगर कोई सेल डिफेक्टिव हो गया है, यानी कि अगर कोई सेल में डिफेक्ट आ गया है तो उसको सुसाइड करना ही करना है। उसको हम टेक्निकली एपोप्टोसिस कहते हैं। इन 2 रूल्स को ओवरकम करता है एक कैंसर सेल इस प्रमोशन की स्टेज में। इस प्रमोशन की स्टेज में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो प्रमोशन की स्टेज है, एक तो ये बहुत लंबी है। चाइल्डहुड कैंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो बच्चों में होते हैं, एडल्टहुड की कैंसर्स की बात कर रहे हैं। ये जनरली 1 to 40 ईयर्स तक लास्ट करती है। तो रफली 2 to 4 डेकेड्स में कैंसर डेवलप होता है और आपको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, यू आर नॉट नोइंग कि हमारे अंदर ये क्रिया चल रही है, राइट। इसी की मैं सिग्निफिकेंस आगे बताऊंगी। तो ये 1 to 40, एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत मुश्किल स्टेज है कैंसर को अक्वायर करने में। म्यूटेशंस, इम्यून सिस्टम भी तो बैठा है हमारा, तो इम्यून सिस्टम लेकिन उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहा, उसी के फेलियर का वो एडवांटेज उठा लेता है और ये मल्टीपल म्यूटेशंस एक्वायर करता है टू एंटर इनटू अ प्रोग्रेशन फेज, जो लास्ट स्टेज है कैंसर की। जब ये प्रमोशन फेज से हम आगे निकलते हैं तो अब कैंसर जो है वो प्रोग्रेस कर चुका है, और वो प्रोग्रेशन की स्टेज का मतलब ये कि अब कैंसर सेल्स जो हैं, जो सेल्स थे वो टूट टूट के दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं।
यहाँ पर कैंसर जो है वो इन्वेजिव पोटेंशियल रखता है, जहाँ पर कैंसर जो है ट्यूमर सेल्स जो है वो इन्वेड कर रहे हैं नेबरिंग ऑर्गन्स, एडजेसेंट एरियाज जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, और प्लस वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हो रही है जहाँ पर वो ट्रैवल करके या तो ब्लड स्ट्रीम से या फिर लिम्फेटिक वेसल से दूसरे ऑर्गन्स में जाके सेटल करने लगते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई भी कैंसर है तो वो या तो बोन में जाएगा या वो ब्लड में जाएगा, लिवर में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन्स और सिस्टम्स में कहीं भी जाके वो नाइडस क्रिएट कर लेते हैं। नाइडस का मतलब होता है एक सेटल कर लेते हैं जहाँ भी उन्हें फर्टाइल ग्राउंड लगे, कोई भी जगह उन्हें फर्टाइल लगती है वहाँ जाके सेटल करने लगते हैं, वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। दैट्स हाउ मेटास्टेसिस हैपेंस एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर, किलिंग। द किलिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। दैट्स व्हाट मेक्स कैंसर सो डेंजरस। ये जो सेल्स हैं जो प्रमोशन के फेज में हैं, इनको आप हल्का मत लीजिए, ये बहुत डेंजरस सेल्स हैं। मैम मैं पहले तो वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या अंदर अल्सर हो जाते हैं अलग अलग एरियाज में जब किसी को कैंसर होता है, या कुछ और फॉर्म ऑफ आई डोंट नो हैपेंस इनसाइड योर बॉडी? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि हम सब के अंदर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम सब के अंदर इमेच्योर फॉर्म्स रहती हैं ट्यूमर्स की। रहती है इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है अब, जो पहले 40-50 साल पहले हुआ करता था उससे कहीं ज़्यादा अब डिफरेंट है। कहाँ ऐसा जाता है, मैं कोई भी स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं दे रही, दिस इज़ ऑल दैट आई हैव लर्नड एंड मैंने अपनी रिसर्च में देखा है। तो जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं, इवन टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि वी ऑल कैरी इमेच्योर ट्यूमर्स, या ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ अस कैरी इमेच्योर ट्यूमर्स इन अवर बॉडी। इमेच्योर ट्यूमर्स होते हैं जो इमेच्योर कैंसर सेल्स हैं जिन्होंने अभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर नहीं की हैं कि वो एक मैच्योर ट्यूमर की फॉर्म ले लें, बट एट द सेम टाइम दे हैव द पोटेंशियल टू टर्न इनटू कैंसर। सो दे आर क्वाइट डेंजरस सेल्स। तो ये सेल्स जो है हम इनको लेटेंसी में रख सकते हैं। बहुत रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि जब ऑटोप्सी हुई लोगों की आफ्टर डेथ, तो कोई भी कॉज था, मान लीजिए किसी भी कॉज से, किसी भी बीमारी से किसी की डेथ हुई, लेकिन ऑटोप्सी हुई और ऑटोप्सी होने पे देखा कि उनके तो ट्यूमर्स थे थायराइड में, लंग में नोड्यूल्स थे, किसी के स्टमक में कोई ग्रोथ थी, लिवर में भी थी। तो ऐसे मल्टीपल स्टडीज़ के थ्रू ये पता चला कि कैंसर जो है कॉज ऑफ डेथ नहीं होती, हमेशा कैंसर लेटेट भी हो जाता है, यानी कि उसने अपने प्रेजेंट ही नहीं किया उसके लाइफ टाइम में। और जब उनकी लोगों की हिस्ट्री ली गई तो कभी कैंसर ने शो अप ही नहीं किया, कभी डायग्नोसिस नहीं हुई कैंसर की। तो बहुत सारी रिसर्चेज ये कहती हैं कि हम में कैंसर के जो सेल्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं और हमारे अंदर ये इमेच्योर ट्यूमर्स होते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम इनको चेक में रखता है। प्लस जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है उनमें ये शो अप नहीं करते। मल्टीपल रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेज हैं कि लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है कैंसर के कॉजेशन में। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जब 2000 आपने मुझसे हिस्ट्री पूछी थी, 2005 में हमने कैंसर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जगह जगह से मरीज़ आते थे, कुछ मरीज़ बड़ी परेशानी लेके आते थे, फुल ब्लोन डिजीज़ लेके आते थे, यानी कि पेट में पानी है और ट्यूमर इतना बड़ा है, जगह जगह फैला हुआ है, 14-15 जगहों पे मतलब है, पेट सीटी करा रहे हैं तो टेस्ट ये बता रहा है, मतलब इतनी। अब आप सोचिए उन मरीज़ से बात करना, उनको ट्रीट करना, उनको कैसे होप दिलाएं इतनी परेशानी में जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ इतना ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इस पर काम तो कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे समहाउ ये स्ट्राइक करने लगा कि वाई आर वी सो हेल्पलेस इन दिस डिजीज़, और हम क्या कर सकते हैं कि हेल्पलेसनेस कम हो। तो मैंने जो है अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कैंसर प्रिवेंशन पे स्टार्ट करी। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये बीमारी प्रिवेंटेबल नहीं है? आई मीन कैन वी नॉट जस्ट प्रिवेंट इट? आई मीन अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर इसको हटा दे तो भी तो कैंसर होते हैं, क्योंकि सब तो स्मोकर्स नहीं होते हैं जिन्हें कैंसर होता है। एक लेडी जो हाउस वाइफ है जो ओवेरियन कैंसर के साथ आ रही है, उसने तो स्मोक ड्रिंक कराई नहीं कभी, राइट? तो व्हाट्स गिविंग राइज टू दीज कैंसर्स? ऑल्सो एक यंग 24 साल का लड़का, उसको लंग कैंसर था, मुझे याद है, मल्टीपल जगहों पे वो कैंसर फैल गया, और वो आके पूछता था, इंजीनियरिंग कर रहा था वो, कि बड़े अच्छे IIT से कर रहा था, कहने लगा कि वो मैं बचूंगा कि नहीं, हमेशा आके पूछता था, मैडम मैं बचूंगा कि नहीं। फ़ायदा हो रहा था उसको, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आपको पता है कैंसर कभी कभी इतनी एग्रेसिव फॉर्म ले लेता है, सडनली इट टर्न्स द टेबल, और वो एग्रेसिव इस फॉर्म में आया कि वो बच्चा बचा ही नहीं। मुझे बहुत रोना आया उस दिन
मैं बहुत फूट फूट के रोई रात में जिस दिन मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई। और मैंने कैंसर प्रिवेंशन पे काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने WHO की बुक मंगवाई, वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट होती है, WHO रिलीज़ करता है, जिनेवा से बुक आई और मैंने पढ़ना शुरू किया ये कैंसर को प्रिवेंट कैसे करें, हाउ कैन वी मेक दिस डिजीज़ प्रिवेंटेबल, और क्यों हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि हम कैंसर के ऊपर बात नहीं करते हैं। हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी हैं, जैसे कि पावर्टी भी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा बड़े बड़े इश्यूज हैं, करप्शन से डील करना है। कैंसर तो बहुत बाद में आती है ना। फिर इन्फेक्शन, बीमारियों की कंटेक्स्ट में देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ बहुत है, हार्ट डिजीज़ बहुत है। तो जब ये पर्टिनेंट इश्यूज हैं जो कि ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, तो फिर कैंसर जो है टेक्स अ बैक सीट। जबकि कैंसर एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है हमारे कंट्री में, लेकिन लोग इस पे बात बहुत कम कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, स्मॉल NGOs हैं जो इस पे बात करते हैं, अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम अवेयरनेस है इस पे। हमको तो मैंने जब कैंसर प्रिवेंशन का टॉपिक अपने जब मैंने स्टार्ट किया, और स्पेशली मैंने आपको बताया मैं दुबई में थी 2014 से 2018, उस फेज़ में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर प्रिवेंशन पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी और मोर एंड मोर अपने आप को एजुकेट किया कि क्या वजह है कि कैंसर क्यों होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो एक तो कैंसर प्रिवेंशन एक चीज़ है, वो जो मैं आपको भी बताती हूँ। दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस जान बचा देती है। अर्ली डायग्नोसिस में वो सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, कॉस्ट भी पेशेंट की कम हो जाती है। जल्दी डायग्नोसिस से जल्दी ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ, कॉस्ट कम हो गई, मरीज़ को टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स नहीं लेने पड़ रहे और साथ में उसको इतना हॉस्पिटल स्टे नहीं करना पड़ रहा, उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे जिसके लिए वो मैनेजमेंट हो कि वो ICU में एडमिट हो और ये और वो। प्लस ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी से पेशेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, कम टॉक्सिसिटी है, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए, और शुरुआती स्टेज में ही कैंसर को पकड़ के ख़त्म कर दो, इससे ख़त्म। हमारे मुल्क में क्या होता है, शुरुआती स्टेज में भी अगर पकड़ा जाता है तो मरीज़ जड़ी बूटियाँ लेने लगते हैं, लोकल इलाज करने लगते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं। और क्या होता है कि बीमारी बढ़ती चली जाती है, और क्योंकि उनको इतना फियर भी है इस बीमारी से, तो वो एक तरह से टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो पहले तो मरीज़ को जल्दी बीमारी आती ही नहीं है पकड़ में। ज़्यादातर मरीज़ वही है, मेरे को मैंने जितने केसेस सुने हैं या जितने हमारे नोन में किसी को अगर कैंसर हुआ है तो वो हमेशा जाके स्टेज 4 या स्टेज 5 पर ही पता चलता है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों हम उसको पहले डायग्नोस नहीं कर सकते या पता ही नहीं चलता बॉडी को कि कुछ ऐसा है आपकी बॉडी में? देखिए, कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 स्टेज जो है वो मेटास्टैटिक स्टेज है, जिसमें कैंसर जो है प्रोग्रेस करके दूसरे ऑर्गन्स में जाके या तो लोकल इन्वेजन करता है या फिर डिस्टेंट इन्वेजन करता है, यानी कि सेल्स जो हैं दूसरी जगह जाके मेटास्टेसाइज करने लगते हैं। करेक्ट जी। तो 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 और 2 की जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं होता है, वो इसकी प्राइमरी वजह ये है, एक तो इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस। कोई ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स नहीं है जहाँ पर हम जनरल पब्लिक को एजुकेट करें कैंसर को हम जल्दी कैसे पकड़ें। कुछ वार्निंग साइंस और सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि इग्नोरेंस है, हमें जब कुछ पता ही नहीं है तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे। तो एक तो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स की नॉलेज नहीं है। दूसरा, रिस्क बिहेवियर्स का नहीं एहसास है, हमारी रिस्क किस चीज़ से बढ़ रही है। लोग कैंसर की डायग्नोसिस के बाद भी स्मोकिंग करते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग फ़ौरन छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते। रिस्की बिहेवियर्स क्या है हमारे, और कैंसर नहीं हुआ है तब भी रिस्की बिहेवियर्स क्या है, यू नो, हाउ आर वी इंक्रीजिंग अवर रिस्क। रिस्क क्या होती है? रिस्क ये होती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है कि आप एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा जाएंगे, 180 पे जाएंगे, 150 पे जाएंगे, तो आपकी रिस्क एक्सीडेंट की बढ़ ज़्यादा रहती है। करेक्ट। right? तो एक तो सेफ प्ले कर रहे हैं आप, गाड़ी तो चला रहे हैं आप, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर आपको मालूम है कि ज़रूरी नहीं आपको उस फेज में कि आपको हाँ एक्सीडेंट हो। जी, ये मैंडेटरी रिस्क नहीं बढ़ है, जाता है। लेकिन रिस्क बढ़ जाती है। इसी तरह से जब हम कैंसर में, हमें नहीं पता किस चीज़ से कैंसर हो सकता है, नहीं होता है, कौन कौन से फैक्टर, क्योंकि कैंसर बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है, एक मल्टीपल फैक्टर्स एट वर्क है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है ऑफ सेवरल फैक्टर्स। इट्स नॉट द सेम एज एनी अदर डिजीज। तो कैंसर जब इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, वो हमको ये पता होना चाहिए कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं।
अपना रिस्की बिहेवियर्स को हम कैसे कम कर सकते कम कर सकते हैं। जी, ये 2 चीज़ें हैं जो हमको आना चाहिए। कैंसर प्रिवेंशन भी पता होना चाहिए। देखिए, कैंसर पे मैंने आपसे कहा बात नहीं हो रही है, जबकि कैंसर पे बात होनी चाहिए। ये एक ड्राइंग रूम टॉक भी हो सकता है। लोग इसको हश-हश वर्ड्स में यूज़ करते हैं, सी वर्ड की तरह कहते हैं। तुम्हें पता है उसको सी हो गया, अरे भई ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि उनको इतने ज़्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, इतने ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है इस बीमारी से। मैं सच्ची कह रही हूँ। बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। क्या हम कुछ समझ सकते हैं क्या मिथ्स हैं इसके अराउंड मैम? देखिए, सबसे पहले तो इस पे एक तो फ़ियर इतना ज़्यादा है, जबकि कैंसर जो है, उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जल्दी पता चल जाता है कैंसर और ट्रीटमेंट्स बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। ओवर द लास्ट 20 ईयर्स तो फिनोमिनल इंक्रीज़ है कैंसर ट्रीटमेंट्स में। Phenomenal increase है in the quality of the treatments and how we are now dealing with patients की minimal उनको डैमेज हो, collateral डैमेज नहीं हो, minimal जो है उनको तकलीफ हो। लेकिन इसकी शर्त है कि आप जल्दी कैंसर पकड़ेंगे तब होगा ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल, देर से पकड़ेंगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहला तो फियर ही सबसे बड़ा है। एक मिथ है। जी, मिथ है कि उसको हटाना है हमको सोसाइटी से, लोगों के दिमाग से फ़ियर हटाना है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, बहुत से लोग को पता चल जाता है उन्हें कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है, गाँठ हो रही है, ये कैंसर तो नहीं, उन्हें एहसास हो रहा है, पेट में तकलीफ़ है या लेकिन वो जाते नहीं है डॉक्टर डर के मारे, कैंसर नहीं निकला है कहीं। तो कैंसर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो इश्यू सबसे बड़ा फ़ियर है, जिसकी वजह से लोग टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराते और फिर बहुत हमारे कंट्री में लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है। मैंने बताया एजुकेटेड नहीं है पॉपुलेशन। जब अवेयरनेस ही नहीं है तो उनको अपने रिस्की बिहेवियर्स किससे हो रहा है ये नहीं मालूम। मुंह में तंबाकू रखे हुए हर आदमी रखा हुआ है, बिलीव में ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड पर्सन के मुंह में तंबाकू होता है ना। ड्राइवर्स देख लीजिए, कुक्स देख लीजिए, मेरे घर में जितने भी सब गार्ड्स हैं सब तंबाकू यूज करते हैं। जितना मतलब कितना कितना तंबाकू डिफरेंट फॉर्म मैम, मेरे ख्याल से सिर्फ वही नहीं, अगर हम थोड़े से अपर लेवल की भी बात करें तो वो सिगरेट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, तो तंबाकू किसी न किसी फॉर्म में उनके शरीर में जा तो रहा है। चाहे वेपिंग हो, चाहे वेपिंग हो, आजकल लोग निकोटीन यूज कर रहे हैं इस फॉर्म में, वेपिंग वो समझते हैं ई सिगरेट्स हेल्पफुल हैं। तो देखिए, तो एक तो इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एक और इशू है कैंसर में, कैंसर जो है एक डिफ़िकल्ट बीमारी है, मुश्किल से डायग्नोसिस होता है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, तो ये आम बीमारी नहीं है। कैंसर के अपने खुद से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैम ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो हम पहले ही डिटेक्ट करके और कैंसर प्रिवेंशन की तरफ हम चल सकते हैं, जो हमें स्टेज 1 या स्टेज 2 से पहले ही पता चल जाए? आपने एक सवाल पूछा था कि कैंसर स्टेज 1 और 2 में क्यों नहीं पता चलता, हाँ। या कैसे हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो ऐसे हमारी बॉडी जो है वो सटल वार्निंग साइंस देती है हमको। ओनली इफ वी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस। एक तो किस क्या सिम्टम्स होने चाहिए और दूसरी अपनी बॉडी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है। से फॉर एग्जांपल कहीं लंप डेवलप हो रहा है, कहीं कोई स्वेलिंग हो रही है, तो वो ज़रूरी नहीं कि कैंसर ही हो, लेकिन वो कैंसर की तरफ पॉइंट कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ, कैंसर में सटल और क्योंकि हमें मालूम है कैंसर मोस्टली एक साइलेंट डिजीज़ है जो कि साइलेंटली प्रेजेंट करती है। करेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा, हम में से हमारी बॉडी में इमेच्योर ट्यूमर्स रहते हैं और फिर सडनली दे शो अप। जितने भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पर आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हमको कैंसर जस्ट अभी इसी हफ्ते पता चला है, जबकि फुल ब्लोन डिजीज़ होती है उन्हें। स्टमक का कैंसर जो मल्टीपल जगह फैला हुआ है, लिवर भी है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, ईसोफेगस का हो सकता है, पता ही नहीं चलता। ईसोफेगस तो फिर भी कुछ सिम्टम्स देने लगती है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम उन्हीं साइन और सिम्टम्स को वॉचफुल नहीं है या हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो फिर वो आगे जाके प्रोग्रेस करते हैं। पहला जो रूल है कैंसर में कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस डेवलप करिए अपनी बॉडी के बारे में। लाइक यू शुड नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन यू। तो जैसे एक गाड़ी होती है, आप गाड़ी चलाते हैं अपनी या बाइक चलाते हैं, तो जब वो ख़राब होने लगती है तो वो आपको सिर्फ आपको पता होता है चल जाता है कि हाँ थोड़े बहुत जल्द आ रहे हैं। हाँ। इसी तरह से हमारी बॉडी सटल वार्निंग साइंस हमें देती है। ओनली इफ वी आर केयरफुल अबाउट इट वी कैन फाइंड इट अर्ली। दूसरी बात ये कि ये वार्निंग साइंस जो होते हैं, वार्निंग साइंस कैसे होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं
और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब दे आर पॉइंटिंग टू द डिजीज। तो अगर ईसोफेगस का कैंसर है तो हो सकता है कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होनी शुरू हो जाए, पहले सॉलिड से फिर लिक्विड से। थ्रोट का कैंसर है तो हो सकता है चेंजेस इन वॉइस होने लगे, होर्सनेस ऑफ वॉइस होने लगे, है ना, या कोई तकलीफ पेन होने लगे, या कोई लिम्फ नोड आसपास का स्वेलिंग हो जाए। तो इसी तरह से कुछ सिम्टम्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, दे पॉइंट टू द डिजीज़। जैसे कि जॉन्डिस हो गया तो हो सकता है लिवर कैंसर हो, या फिर कहीं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर तो या यूरिन में अगर जैसे कि ब्लड आ रहा है तो फिर कोई ना कोई, इसका मतलब यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारा इन्वॉल्व है। मोशन में ब्लड आने लगे, या मोशन की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, या मोशन की जो टाइमिंग है, फ्रीक्वेंसी है, इंटरवल्स है, वो सब चेंज होने लगे, तो मोस्ट लाइकली कोई जीआई की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हमारा इन्वॉल्व। तो कुछ सिम्टम्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में लंप है वो भी स्पेसिफिक हो गया। कुछ जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये तो पॉइंट ही नहीं कर रहा है डिजीज़ की तरफ। इनमें से जैसे फीवर है, लो ग्रेड फीवर या मॉडरेट ग्रेड फीवर आता है पेशेंट्स को अक्सर, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात में पसीना आता है सोते में, या फिर ऐसा जैसे कहीं भी कोई स्वेलिंग हो जाए, पेनलेस स्वेलिंग, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स भी होते हैं, अक्सर लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। फिर वेट लॉस का मतलब कि वज़न गिर रहा है, आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट मेकिंग एनी अटेम्प्ट एंड येट यू आर लूजिंग योर वेट। तो वेट लॉस एक क्लिनिकल फीचर हो सकता है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। फिर कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जैसे नॉन्स पे, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, या ब्लोटिंग हो रही है, पेट पे ऐसा लग रहा है जैसे फुलनेस की फीलिंग भी आ रही है, बेल्चिंग और बर्पिंग हो सकती है। खाली फीचर्स ऑफ इंडाइजेशन हो सकते हैं जिसमें कि जैसे लगता है डकार आ रही है जैसे, या है ना, आप समझ रहे हैं, तो गैसेस बन रही हैं, बार बार गैसेस बन रही हैं। ये सब चीजें बहुत, क्योंकि ये चीजें सारी जो सिम्टम्स बताए ये और भी बीमारियों में होते हैं। तो अगर आपको ये फीचर आ रहा है तो डज इट मीन कि आपको कैंसर है? वो बिल्कुल भी नहीं, कैंसर नहीं हुआ, मोस्ट लाइकली नहीं है। लेकिन इसकी जांच कराना अच्छा आइडिया है। और क्यों जांच कराएं और कब जांच कराएं? अगर यही कोई सिम्टम जो नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल है, और वो एक लंबे समय से चल रहा है, तब आप उसको दिखाएं। मान लीजिए कोई ऐसा क्लिनिकल फीचर आ रहा है जो कि ऑफ कोर्स नॉर्मल से हटके है, जो आपको अनयूजुअल लग रहा है, एबनॉर्मल लग रहा है, तो आप फिर उसको, और वो परसिस्टेंट भी है, तो फिर अगर 3 वीक्स हो गए उसको, फिर वो चाहे कोई भी चीज हो, 3 वीक से ज्यादा जो है वो फिर डेंजर की तरफ हो सकता है। तो आपको टेस्ट करा लेनी चाहिए। यस, तो 3 वीक्स एक डिफाइनिंग पीरियड एग्जैक्टली नहीं है ये, इसमें भी मतलब लोग मंथ्स भी हो सकते हैं और 2 वीक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्लिनिकल फीचर ऐसा है जो आपको ट्रबल कर रहा है, और एक और चीज माइंड में रखिए, कैंसर अक्सर पेनलेस प्रेजेंट करता है। पेन जो है एक लेट फीचर है बीमारी का। तो बीमारी जब ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुकी होती है, सर्टेन साइज, only then it starts to show in the form of pain, discomfort, या फिर कोई प्रेशर सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि जल्दी वॉशरूम जा रहे हैं, या कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई। सिर्फ एक रूल की तरह इसको समझ लें, रूल नहीं है वैसे, ये कैंसर में कोई रूल नहीं होता, लेकिन एक चीज जो गोल्डन टिप जो मैं देना चाहूंगी वो ये कि एनीथिंग दैट्स एबनॉर्मल, दैट्स अनयूजुअल एंड दैट्स परसिस्टेंट, इट कॉल्स फॉर अ विजिट टू द डॉक्टर। सो कोई भी ऐसा क्लिनिकल फीचर, साइन और सिम्टम जो जा नहीं रहा, जो परसिस्टेंट है, प्रोलॉन्ग्ड है, एट द सेम टाइम वो अनयूजुअल भी है, एबनॉर्मल भी है, आपको मालूम है कि आपको यहाँ चोट नहीं लगी है लेकिन ये यहाँ पर फोड़ा बन रहा है, हो सकता है वो पेनलेस हो सकता है पेनफुल हो, आइदर वे फिर आप उसको दिखा दें डॉक्टर के पास। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपकी बॉडी सबसे पहले आपको एक अलार्म देगी कि कुछ बॉडी में अनयूजुअल हो रहा है, yes. which is an alarming sign, yes. which I understand is like an internal in our यही body. चीज लोग इग्नोर कर देते हैं, ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि खट्टी डकार आती है, वो चूरन लेने लगते हैं, हाँ, कि डाइजेस्टिव सिस्टम लेने लगते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमको इस चीज को जाके दिखाना है, पहली स्टेज पे ही दिखा देना है ताकि एक बट उस केस में अब जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं तो वो जाकर वो एक गैस्ट्रो को दिखा देते हैं। एक चीज और बताती हूँ, हमारे कंट्री में मिस डायग्नोसिस भी होती है, रॉन्ग डायग्नोसिस भी होती है, ओवर डायग्नोसिस भी हो जाती है। सही डायग्नोसिस के लिए आपको सही डॉक्टर लेना है, सही जिसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इस बीमारी में हो।
अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अक्सर डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं और टेस्ट भी नहीं बताते हैं। कभी कभी पेशेंट्स बड़े एजुकेटेड होते हैं, वो उनको फीलिंग होती है कि कैंसर तो नहीं है, वो जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, फैमिली फिजिशियन या जो भी उनका जीपी है, और फिर वो मिस कर देते हैं जबकि उन्होंने अपने डॉक्टर को बताया होता है। मैम तो क्या है, मैं आपको एक जनरल पब्लिक के बारे में बताता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है हॉस्पिटल्स में जाना। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि हम जाएंगे हॉस्पिटल तो हमारे को ये टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिमकाना टेस्ट करने बोल दिया जाएगा, जिसमें उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल जाती है। तो इसीलिए लोग जो है डरते हैं हॉस्पिटल्स या देखिए, ये डॉक्टर्स के हमारे पास। सिस्टम का फेलियर है। हाँ, ये सिस्टम का फेलियर है कि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहा है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर मल्टीपल बैटरी ऑफ टेस्ट लिख देगा। करेक्ट। और फिर क्या पता है वो चीज पकड़ में आई भी नहीं, हाँ, और हमारा जाना बेकार हो जाए। और इतने सारे टेस्ट कभी करा लिए, कुछ निकला भी नहीं, तकलीफ अभी भी है। तो ये सब चीजें हमारा सिस्टम के फेलियर है। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, कोई भी डॉक्टर नहीं, मैं ले ये नहीं कह रहा सकता। कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बट मैं ये लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि system क्या फियर है हाँ, पेशेंट्स का। फियर होता है, ये हाँ। बहुत नेचुरल फियर है। हाँ। और मैं ये बहुत प्रेवलेंट है। लेकिन जो है इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। नहीं, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो हो गया कि आपकी बॉडी ने अच्छा, इंटरनली इसी आपको के कुछ। लिए हाँ, ये आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाए, हाँ, इसी के लिए आप अपने आप को एजुकेट करिए। हाँ, नहीं जरूरी है, इसीलिए बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है, हम्म, जितने भी कैंसर की इंफॉर्मेशन है ना, वो सब गूगल पे है। और जो ऑथेंटिक साइट्स हैं उन पर जाइए, जैसे NIH है, NCI है, या फिर AACR है, या एस्को है, या फिर आप अपने आप को एजुकेट करिए। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, WHO की है, IR वेबसाइट है, और कैनेडियन कैंसर सोसाइटी है, हार्वर्ड भी आर्टिकल्स निकालता है। अपने आप को ऑथेंटिक सोर्सेज इंडियन से साइट भी है मैम? एजुकेट करिए। इंडिया में कैंसर पे रिसर्च बहुत उस लेवल पर नहीं होती है। हम सारा पूरा ICMR एक जो इंडियन। एक सेकेंड, हमारा हाँ, एक ICMR की वेबसाइट कितनी अपडेटेड है मैं कह नहीं सकती। अच्छा। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लेटेस्ट रिसर्चेज आती हैं और जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होते हैं कैंसर में, कैंसर के रिसर्च में, उसके ट्रीटमेंट के डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल्स पे, करंट जो सारा सिनेरियो है, वो हमको इन्हीं वेबसाइट्स पर मिलता है। और हम सारा मेडिकल सिस्टम हमारा किसी भी कंट्री में हो, हम वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। एक हार्मोनाइज सिस्टम है मेडिसिन का, वही पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है, फिर चाहे आप नाइजीरिया में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे मलेशिया में हो, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप दुबई में हो, एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता है। जी। तो आप उसी को फॉलो, उसी के ऊपर आप अपने आप को एजुकेट करिए। राइट, मैं आपसे वही समझ रहा हूँ मैम कि एक तो हो गया कि आपकी बॉडी ने इंटरनली कुछ साइंस ऐसे दिए जिससे आप जाकर अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। कुछ एक्सटर्नली भी होता है कि आप मतलब some a symptom which you can see externally on your body somewhere. जो आप बेसिकली वार्निंग सिग्नल्स पूछ मैं रहे हैं वार्निंग कि- सिग्नल्स अच्छा, पूछ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए कोई 7 to 10 या 12 ऐसे वार्निंग सिग्नल्स हैं। उनमें से आपको मैं एक एक करके बताती हूँ। कहीं पर भी किसी भी ऑरिफिस से कोई ब्लीडिंग अगर हो, ब्लीडिंग एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना तो नहीं है ना, बट तो अगर कोई ब्लीडिंग हो, चाहे वो एक सिंगल एपिसोड भी हो, इट कॉल्स फॉर अटेंशन। ओके, राइट। फिर कहीं पर भी कोई स्वेलिंग हो, या लंप हो, या गांठ हो, या मास हो, इंग्लिश का जो मास होता है, तो ये कोई भी कहीं पर भी हो बॉडी में, जिसको That's आप also पैल्पेट wrong. करके फील कर सकते हैं, और पेनलेस हो या पेनफुल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इट नीड्स टू बी शोन टू अ डॉक्टर। ऐसी कोई भी चेंजेस इन वॉइस हो, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई, या वॉइस की क्वालिटी चेंज हो गई, तो या स्पीच में कोई डिफिकल्टी होने लगी, या स्लर्ड स्पीच होने लगी, या फिर निगलने में डिफिकल्टी है, खाना निगलने में, अगर सॉलिड जैसे निवाला अटक रहा है, पानी पीने में भी डिफिकल्टी हो रही है, या फिर फीचर्स ऑफ इनडाइजेशन है, जैसे कि मैंने बताया ब्लोटिंग, बेल्चिंग, बर्पिंग, और गैस है, और साथ में एब्डोमिन में हैवीनेस है, जैसे फीलिंग ऑफ फुलनेस है, हाइपर एसिडिटी के फीचर्स हैं, कोई भी फेशियल एसिमेट्री हो जाए, हेडेक्स होना, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाए, डबल विजन हो जाए, और साथ में स्लर्ड स्पीच हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाए, टंग के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो, ओरल कैविटी के एग्जामिनेशन में कोई रेड पैच हो, कोई वाइट पैच हो, या फिर कोई पेनफुल या पेनलेस अल्सर हो। तो
कोई भी चीज, देखिए मैं सारी सिम्टम्स को कवर नहीं कर सकती। लंग्स का जैसे होते हैं फीचर्स ऑफ ब्रेथलेसनेस होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, वॉक करने में वो एग्जैजरेट होता है, वो डिफिकल्टी जो है प्रोनाउंस्ड हो जाती है ज़्यादा। इसी तरह से स्टमक के कुछ अलग फीचर्स हैं, लिवर में जैसे जॉन्डिस हो सकता है, तो या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हो जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर डायरिया होने लगे, फ्रीक्वेंटली डायरिया हो रहा है, फिर ब्लड इन स्टूल्स होना, स्टूल्स में ब्लड आ जाना, यूरिनेशन में ब्लड आ सकता है, फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई पेन हो, या फिर उसमें भी अगर कोई ब्लड ब्लीडिंग हो गई, तो कोई भी चीज जो एबनॉर्मल हो वो That's an alarming sign. जी, that could be an alarming sign. एंड किसी को अगर ऐसे अलार्मिंग साइंस दिखते हैं तो वो कौन से डॉक्टर को जाकर दिखाए? क्या वो ऑन्कोलॉजिस्ट को डायरेक्टली दिखाए? और नहीं, इसका तरीका तो ये है कि आप पहले अपने जनरल फिजिशियन को दिखाएं, उनसे डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे फिर कहाँ जाएं। लेकिन मान लीजिए आपको इत्मीनान नहीं हुआ, या आपका डिजीज या जो ट्रीटमेंट, देखिए पहला तो ट्रीटमेंट जनरल फिजिशियन ही करते हैं आपके, ठीक है। जनरल फिजिशियन आपको ट्रीट भी करेंगे, आपकी बीमारी को डायग्नोस भी करेंगे। अगर आपकी ट्रीटमेंट से आपको फायदा नहीं हुआ, यानी कि आपके सिम्टम्स अभी भी बने हुए हैं, और या फिर जो डायग्नोसिस है वो ठीक नहीं हो लग रही है, और मतलब आपकी जो क्लिनिकल कंडीशन है वो अभी भी बनी हुई है, कुछ टेम्परेरी रिलीफ हुआ लेकिन फिर से वापस आ गई, तो ऐसी कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें आप जाके फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से हेल्प लें। और उसमें भी पहले आप, बट फर्स्ट लेवल आप बोल रहे हो कि जनरल फिजिशियन को, फिर वो आपको टेस्ट बताएंगे, जिसमें कि बायोप्सी एक टेस्ट होगा, फिर कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होंगे, कुछ मार्कर्स की टेस्ट होंगे जिसको हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, कुछ मार्कर्स है। हैंडफुल ऑफ कैंसर्स में मार्कर्स की स्टडी भी होती है, जैसे प्रोस्टेट में या ओवेरियन कैंसर में, या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के में भी कुछ मार्कर्स अवेलेबल हैं। और तो ये सारे, और फिर कुछ ब्लड के पैरामीटर्स हैं, इन सबको टेस्ट करने के बाद एक डायग्नोसिस बन के आती है, फिर वो बताती है कि आपको कैंसर है या नहीं है, जिसमें बायोप्सी बहुत सिग्निफिकेंट टेस्ट है। क्या ड्यूरेशन लगता है मैम ये सारे टेस्ट करके ये डायग्नोसिस कर देना कि किसी को कैंसर है? ये तो डिपेंड करेगा कि पेशेंट कहाँ पर है। अगर किसी रिमोट एरिया में है तो ऑब्वियसली उसको यहाँ तक आने में किसी सेंट्रलाइज, नहीं, लेट्स टॉक अबाउट टियर 1 सिटीज लाइक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई। ये कैसे कोई डिटरमिन कर सकता है? इट कैन टेक एक सिंगल डे में भी पता चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। देखिए या फिर एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, क्योंकि टेस्ट की जो होती है वो टाइम लगता है, कुछ टेस्ट में बायोप्सी में भी टाइम लगता है। फिर एक अच्छी जांच है पेट सीटी में अगर आपको जल्दी है और आपको जल्दी पकड़ना है, कैंसर तो नहीं है और आप तो नर्वस हो रहे हैं, तो पेट सीटी करा लीजिए, जो कि बेसिकली हॉट स्पॉट्स बताता है अगर कैंसर जो है और कहीं स्प्रेड कर रहा है या उसके, तो वो बता देगा आपको कि कैंसर की लोकेशन क्या है और है कि भी कि नहीं। राइट। कुछ ये भी समझते हैं मैम कि आज के टाइम पर आपकी क्लिनिक में कितने पेशेंट्स डेली बेसिस पर आते हैं और कौन सा कैंसर ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी? हमारे जो भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर अराउंड 10 का मान लें ग्रुप, 3 to 4 जो है वो ओरल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। तो 10 में से 3 या 4 मरीज ओरल कैंसर के मरीज हैं। ओरल कैंसर का मतलब ये कि जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो चाहे वो तंबाकू हो, उसी से होता है ओरल कैंसर प्रीडोमिनेंटली। साथ में हो सकता है ड्रिंक भी करते हो। तो ओरल कैंसर बहुत मोस्ट प्रीडोमिनेंट कैंसर है इंडिया में। आप कह रहे हो 10 में से 3 से 4 लोग कैंसर जो है वो ओरल कैंसर के आते हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारे कैंसर्स हैं, उसमें से कुछ रेयर कैंसर्स के भी होते हैं, लेकिन जो कॉमन कैंसर्स हैं उनमें लंग कैंसर है इंडिया में, जो कि मेल फीमेल दोनों में होता है, मेल्स में ज़्यादा होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल्स में, फीमेल्स ब्रेस्ट, ओवेरियन, यूट्राइन, सर्वाइकल, ये 4 कैंसर ज़्यादातर पेशेंट्स इसके आती हैं। और फिर एक जनरल बात करें तो गॉल ब्लैडर कैंसर, लिवर, स्टमक कैंसर, इसोफेगस कैंसर, किडनी कैंसर, और GBM भी आते हैं। GBM मतलब ब्रेन कैंसर। और फिर इस तरह के भी कैंसर्स होते हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस डिजीज़ भी होती है, और ल्यूकीमियाज। और ल्यूकीमियाज हम ट्रीट नहीं करते हैं, वी डोंट ट्रीट ल्यूकीमिया। तो हमारा काम मोस्टली सॉलिड ट्यूमर्स में है, तो इसी टाइप के पेशेंट्स आते हैं।
और ब्लैडर कैंसर और कोलन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि कोलन और रेक्टम दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के कैंसर्स होते हैं जी। Ma'am, tell us how cancer is different from other diseases that we have. Cancer is different from other diseases in multiple ways. It's not like any other disease. कैंसर में मल्टीपल इश्यूज हैं, जैसे कि एक तो लेट डायग्नोसिस, क्योंकि कैंसर मोस्टली साइलेंट रहता है तो जल्दी पता नहीं चल पाता है, इसलिए कैंसर जो है मोस्टली जब डायग्नोस होता है जब वो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका हो। तो एक तो ये वजह है लेट डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस एक चैलेंज है कैंसर में। दूसरी चीज़ जो इशू है, जो प्रॉब्लम पोज करता है, वो ये कि बीमारी में मेटास्टेसिस होता है। ये इसको बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ करता है, क्योंकि किसी भी बीमारी में मेटास्टेसिस नहीं होता। मेटास्टेसिस मीन्स कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, स्प्रेड करता है। तो इसकी वजह से भी फिर कैंसर एक पर्सन में आपके हिसाब से वो लंग कैंसर है, लेकिन वो एक्चुअली लंग कैंसर में भी मल्टीपल टाइप्स एंड सब टाइप्स हैं। तो टाइप्स और सब टाइप्स का मतलब वन लंग कैंसर, अ लंग कैंसर इन वन पेशेंट इज नॉट द सेम एज लंग कैंसर इन अनदर पेशेंट। इन टाइप्स और सब टाइप्स की वजह से कैंसर में बहुत वेरिएशन क्रिएट हो जाता है और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। कैंसर एक ग्रुप ऑफ 100 डिजीजेस है, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ कि एक बीमारी है इसका जो फंडामेंटल जो रूल है वो तो एक है, सब में अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है सारे सेल्स में, और प्लस वो सेल्स कैपेसिटी रखते हैं मेटास्टेसाइज करने की। तो ये फंडामेंटल प्रोसेस तो सब में एक है, लेकिन हर कैंसर दूसरे से मुख्तलिफ है। और क्योंकि हमें पता है ब्रेस्ट इज नॉट द सेम एज लंग एंड लंग इज नॉट द सेम एज लिवर, तो सब टिश्यू उससे जिस टिश्यू से ओरिजिनेट कर रहा है उसी पे बेसिस पर हम उसको नाम देते हैं कि ये लंग कैंसर है, ये स्टमक कैंसर है, ये इसोफेगस है। और ये सारे कैंसर्स आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं, एक से नहीं होते हैं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसके अलावा ये जो है ट्रीटमेंट्स जो है वो बहुत टॉक्सिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम ये कट बर्न और पॉइजन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो हम कैंसर को रिमूव तो कर रहे हैं और किल तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने बॉडी के सेल्स को भी हार्म करते हैं। प्रोसेस वो भी मुतासर होते हैं उनकी उस ट्रीटमेंट से। तो हम एक तरह की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारी बॉडी में। इन ट्रीटमेंट्स के शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं। कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स ईयर्स तक रहते हैं, लाइफ लॉन्ग भी हो जाते हैं। कैंसर इन इटसेल्फ डिसेबिलिटी भी क्रिएट करती है। कैंसर बाकी बीमारियों से बहुत डिफरेंट है, वो एक डिसेबिलिटी भी क्रिएट करती है कभी कभी। अब बताइए आप किसी को अगर ओरल कैंसर हो जाता है, कभी कभी उसका चीक से आर पार हो जाता है, खाना भी बाहर आने लगता है, बोल नहीं पाते, स्पीच में डिफिकल्टी हो जाती है। एक फेस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। तो कैंसर के पेशेंट्स को सेल्फ इमेज इश्यूज भी हो जाते हैं और वो हैम्पर करते हैं उनको डे टू डे लाइफ में भी। तो इसमें खाली सिम्टम्स नहीं है बल्कि डिसेबिलिटी भी है, और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस पेशेंट्स के लिए एक डेवास्टेटिंग न्यूज़ होती है ये कि उनको कैंसर हो गया। पूरी लाइफ का जो फॉर्म था वो चेंज हो गया, इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाते हैं जी। लाइफ ऑल्टरिंग प्रोसेस है, लाइफ चेंजिंग इवेंट है। कहाँ जा रहे थे वो, किधर को चल दिए। तो क्या होता है, पूरी फैमिलीज अफेक्टेड हो जाती है। खाली कैंसर पेशेंट अफेक्टेड नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली अफेक्टेड हो जाती है इन मल्टीपल वेज। एक ये इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करती है, पेशेंट को गरीब कर देती है, क्योंकि हमें मालूम है कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव है। करेक्ट जी, कैंसर एक महंगी बीमारी है। तो जब ये इकोनॉमिक जो डिस्ट्रॉट क्रिएट करती है, तो क्या होता है कि लोग अपनी जायदाद बेच देते हैं, कोई ज़मीन बेच देता है, कोई घर बेच देता है, औरतें जेवर बेच देती हैं घर का। किसी के मेंबर को हो जाए अगर बीमारी, तो इलाज करना प्रायोरिटी हो जाता है। अब उसको छोड़ तो नहीं सकते, तो क्या होता है लोग अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ये जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ये जनरेशन्स तक ट्रैवल करता है, मतलब ये गुर्बत क्रिएट करती है बीमारी। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है जिसमें किसी फैमिली को ऐसा कुछ करना पड़ गया हो? मैं तो पेशेंट्स हम ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं, लोग ऐसे परेशानी में आते हैं जी, जिनको के बहुत फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। लोगों की जॉब चली जाती है, क्योंकि अब वो जॉब पे शो अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि जहाँ पर वो जॉब करें। लोगों के बिजनेस में लॉस होने लगता है।
तो वो फिर अपनी चीज़ें बेचने लगते हैं, वो किसी तरह से उन्हें सर्वाइव करना है। अगर मैन ऑफ द हाउस को ये बीमारी हो जाए तो आप सोचें कितने लोग उससे अफेक्टेड होंगे, उसके पेरेंट्स, जी उसके बच्चे, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादियाँ, फिर उनके जो स्पाउस है उसके साथ, तो बहुत सारे इश्यूज को ये टच करता है। तो कैंसर इज नॉट जस्ट अबाउट एक फिजिकल बीमारी नहीं है, इट्स मेंटल it's actually an emotional downturn, it's a psychosocial issues and it creates financial burden also. Psychosocial कैसे करता है? अक्सर शादी टूट जाती है, शादी खराब हो जा सकती है। अच्छा ऐसा भी होता जी, ऐसा हो जाता है। शादी होने वाली थी, रुक गई, नहीं हुई। है शादी तो एक फैक्टर है, इसके अलावा जॉब जो है जाना, कम्युनिटी को फेस नहीं कर पाते हैं, लोग शाई हो जाते हैं। लोग जो होते हैं, आप समझ रहे जी। हैं, वो मैम मैंने ना ये पढ़ा भी था कहीं पर एक मिथ की तरह कि कई लोगों को लगता है कि कैंसर इज कंटेजियस, तो इसलिए भी एक वो सोशल तो वो जो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो लोग इस मिसकंसेप्शन पे बिलीव रखते हैं हाँ। कि कैंसर, मैंने आपको बताया कि इट इज अराइजिंग फ्रॉम अस ओनली, तो देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इन्फेक्शन, इसमें कोई इन्फेक्शियस पोटेंशियल नहीं होता है करीब आने से या कुछ भी करने से। बट लोग कतराते हैं आपस में मिलने से। यस, हाँ। दिस इज अगेन सच अ बिग मिथ, परसेप्शन मिसपरसेप्शन है इस बीमारी के अगेंस्ट। और ये बहुत रिग्रेसिव थॉट है। इनफैक्ट बहुत लोग इस चीज को करते हैं कि कैंसर जो है इन्फेक्शियस है, हमें नहीं हो जाए। ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि एक आदमी आया, उसकी बीवी भी उसके पास नहीं जा रही, उसका भाई भी उसको छूने में कतरा रहा है, और तो ये ऐसे भी देखा है हमने। ये कम होता है, लेकिन आजकल लोग फिर भी इतना तो इनफॉर्म नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ फिनोमेना हो जाता है। हो जाता है। क्या हम उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि जैसे लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर जिसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ऐसा कोई कैंसर है? कुछ कैंसर्स जो बहुत साइलेंटली प्रेजेंट करते हैं, जिनके बारे में बहुत देर से पता चलता है, वो जैसे कि ओवेरियन कैंसर फीमेल्स में, या फिर पैनक्रियाटिक कैंसर, इट कुड बी मेल और फीमेल। ये साइलेंट कैंसर्स हैं, और ये जब प्रेजेंट करते हैं तो दे आर रियली, आई मीन मोस्टली इन द एडवांस स्टेजेस। ट्रीटमेंट्स इनके मुश्किल होते हैं। फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ। जी। मैंने आपको साइकोसोशल इश्यूज बताए, जो इमोशनल डाउनटर्न होता है कैंसर में, वो तो बताया, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अक्सर लोग ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के बाद। वो जो ये जो इवेंट होता है ना, ये कैंसर डायग्नोसिस, ये एक वेकअप कॉल की तरह हो जाता है। लोग जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पाथ पे चले जाते हैं, यानी कि वो जो होते हैं इस कैंसर को एक वेकअप कॉल की तरह लेते हैं, And they start leading a better life. they start leading a better life। और वो फिर सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर होता है ना, हमारे जॉब होती है, फिर बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरी लिस्ट को रिवैम्प कर देते हैं, और वो प्रायोरिटाइज करते हैं सेल्फ केयर, जिसमें कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे मैंने जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, वो जो कांस्टेंट उसी ग्राइंड में लगे हुए थे और पैसा कमाना, और उससे बिल्कुल हट के उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। लोग अपनी हॉबीज परस्यू करने लगते हैं, पुराने पैशंस को रिवाइव कर लेते हैं, पुराने दोस्त जो छूट गए थे उनसे करीब आ जाते हैं, पुरानी जो रंजिशें और जो गुस्सा या नाराजगी होती है वो खत्म कर लेते हैं जी, और ऑल टुगेदर न्यू एंड कंप्लीट पर्सन बन जाते हैं, एंड इट बिकम्स सच अ ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट फॉर देम। अच्छा मैम, ये बात करते हैं जैसे एक सेकेंड, हाँ। यही लोग हीलिंग सीख जाते हैं क्योंकि नाउ दे आर बिकम कैंसर सर्वाइवर्स। यही लोग फिर कम्युनिटीज को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं। बहुत से इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे हैं जो कि कैंसर के थ्रू सर्वाइवल करके लोगों को, हाँ। and they have written books and they have shared their stories, so they want to come about it, I mean they want to talk about it, तो ऐसा भी होता है जी। ये जो इनिशियल टेस्ट है जैसे मैम ब्रेस्ट कैंसर का है कि आजकल बहुत सारी फीमेल जो है वो मेमोग्राफी करा लेती है, डू यू थिंक कि इट इज एडवाइजेबल फॉर देम टू हैव दोस टेस्ट डन? देखिए, फीमेल्स के लिए अगर मुझे कुछ मैसेज देना है तो वो ये कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें अबाउट देयर इंटायर बॉडी, नॉट जस्ट अबाउट ब्रेस्ट, क्योंकि मैंने बताया ओवेरियन कैंसर बहुत साइलेंट डिजीज़ है, तो और भी कैंसर्स हैं जो खाली फीमेल्स को में ही होते हैं, जिसमें कि एक तो जीआई के इश्यूज हो सकते हैं, गट के कैंसर्स भी होते हैं फीमेल्स में, लंग कैंसर भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है,
एक तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कैंसर में। अगर स्पेसिफिक अवेयरनेस की बात करें तो ब्रेस्ट में लंप है, साइलेंट है, पेनलेस है, और अगर प्री मेनोपॉजल है तो ये लंप बिनाइन भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस इसके बिनाइन होने के हैं।